हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आउटलुक क्लासेस। आज का सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही अमेजिंग सा सेशन होने वाला है। इसमें हम इस मंथ की जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। सो करंट अफेयर्स आप जानते हैं कि सारे ही अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ऑल्सो ये हमें दुनिया भर में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उनके पीछे की वजह जो भी है उनको समझने में हमारी हेल्प करता है। तो करंट अफेयर्स से अपडेटेड इन जनरल भी रहना चाहिए और एग्ज़ाम के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ही। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024 इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड डैश। इन अभ्यास पिच ब्लैक 2024 भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ और कौन कौन सी एक्सरसाइज करता है इंडिया? ऑस्ट्रा हिंद नाम से भी एक एक्सरसाइज जो है वो होती है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। एक एक्सरसाइज और है जो कि है मलाबार एक्सरसाइज, बट मलाबार में सिर्फ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया नहीं होता है, 4 देश होते हैं। 4 देश कौन कौन से हैं? यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ये कौन से देश हैं? ये हैं क्वाड कंट्रीज़। तो इन लोगों के इन सब के बीच में क्या होता है? मलाबार एक्सरसाइज होती है। ठीक है, और हम क्या याद रख सकते हैं? ये जो एक्सरसाइज है ना, ये बाइनियल एक्सरसाइज है। बाइनियल का मतलब क्या होता है? जो 2 साल में एक बार कराई जाए, ऐसी एक्सरसाइज को बाइनियल एक्सरसाइज भी कहते हैं। तो पिच ब्लैक क्या है? एक बाइनियल एक्सरसाइज है। और ये इसका होस्ट कंट्री कौन है इस बार 2024 में? वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जा रही है। तो कई बार एग्जाम्स में पूछ लेता है कि होस्ट कंट्री कौन थी पिच ब्लैक की। ठीक है, तो इतना ही हम इसमें जानेंगे और हम देख लेते हैं और जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज होती हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने ऑस्ट्रा हिंद अभी पढ़ लिया। बांग्लादेश के साथ संप्रीति एक्सरसाइज की जाती है। ठीक है, चाइना के साथ हैंड इन हैंड। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं कि चाइना ही एक ऐसा देश है जिसके साथ इंडिया जो है वो पंजा लड़ाता है, तो हम हैंड इन हैंड ऐसे याद रख लेंगे। फ्रांस क्या है? शक्ति। और इंडोनेशिया क्या है? गरुड़ शक्ति। गरुड़ शक्ति को याद करने का एक ट्रिक ये है कि जो गरुड़ होता है वो विष्णु जी का वाहन भी कहलाता है। तो और इंडोनेशिया में हिंदू जो माइथोलॉजी है वो काफ़ी पढ़ी जाती है और काफ़ी एसोसिएटेड भी है, इसलिए इंडोनेशिया से हम गरुड़ शक्ति को याद रख लेंगे। और कौन सी इंपॉर्टेंट है? मॉलडीव्स और एक्वेरियन एक्सरसाइज अभी कंडक्ट कराई गई है। मंगोलिया के साथ हम क्या करते हैं? नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज और खान क्वेस्ट। ये 2 एक्सरसाइजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है और नोमैडिक एलिफेंट अभी मंगोलिया में कंडक्ट भी कराई गई है। ठीक है, नेपाल के साथ कौन सी एक्सरसाइज है? सूर्य किरण। ठीक है, सूर्य किरण है नेपाल के साथ। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि सूर्य कहाँ से उगता है? अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले उगता है ना, और सूर्य नेपाल भी उसके पास ही है, तो ऐसे हम याद कर लेंगे। ठीक है, कि सूर्य किरण एक्सरसाइज। ओमान कौन सी? अलनगा। इंदिरा एक्सरसाइज किसके बीच में होती है? इंडिया और रशिया। तो इंद्रा ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, फिर श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति एक्सरसाइज किसके साथ होती है? श्रीलंका के साथ। फिर यूके और यूएसए का भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अजय वॉरियर यूके और इंडिया के बीच में कंडक्ट कराई जाती है, और यूएसए युद्धाभ्यास और वज्र प्रहार जो एक्सरसाइज हैं वो होती हैं यूएसए के साथ। तो ये टेबल भी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी एक्सरसाइज किस कंट्री के साथ होती हैं, ये काफ़ी क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। तो ये टेबल हमको याद करने की कोशिश, जिसमें ट्रिक्स हैं वो मैंने आपको बता दिया है, बाकी आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस्ड मी डिवाइस प्लेटफॉर्म फॉर मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन। निम्नलिखित में से किस संगठन ने चिकित्सा उपकरण सूचना के लिए मी डिवाइस प्लेटफॉर्म पेश किया है? तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन आपको संगठन दिख रहा है जो हेल्थ से मतलब स्वास्थ्य से रिलेटेड है? यूनेस्को तो है नहीं, ठीक है, यूनेस्को नहीं हो सकता, यूनिसेफ भी नहीं हो सकता, WTO भी नहीं हो सकता क्योंकि ट्रेड से रिलेटेड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? WHO। ठीक है, अब मी डिवाइस प्लेटफॉर्म क्या है? ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। किस चीज़ की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है? इंफॉर्मेशन अवेलेबल है सारी मेडिकल डिवाइसेस की। कोई भी मेडिकल डिवाइस हो जो नई आई है या जो पुरानी है, ठीक है, उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, किस बीमारी में किस उपकरण का इस्तेमाल करना है, तो उस पर सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल। ये वर्ल्ड की फर्स्ट ऐसी कोई प्लेटफॉर्म जो बनाया गया है WHO के द्वारा, जिसपे सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिवाइसेस का, सारी वैक्सीन्स का, सारी जो मेडिसिन से जो भी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं उनकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ठीक है, और एक तरीके का क्लियरिंग हाउस भी, ये क्लियरिंग हाउस जैसे भी काम करेगा कि जैसे कोई भी गवर्नमेंट है वो कोई नई मेडिकल डिवाइस
डिस्कवर की है उसने या लॉन्च करने जा रही है, तो आप यहाँ पे इसमें प्लेटफॉर्म पे जाके उसके बारे में मतलब वहाँ जाके आप जमा कर दो और उनसे पूछो कि भाई ये डिवाइस काम की है कि नहीं, तो वो बताएंगे कि आपकी जो डिवाइस है उसमें क्या क्या खामियां हैं या इस डिवाइस को क्लियरिंग सर्टिफिकेट मिल सकता है कि नहीं। तो ये इस तरीके से ये प्लेटफॉर्म काम करेगा। किसने लॉन्च किया है? ये WHO ने लॉन्च किया है। WHO के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर कहाँ हैं? जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ज़्यादातर संगठन के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में ही पाए जाते हैं। ज़्यादातर बोला है, सब नहीं बोला, ये याद रखना, ठीक है। फिर ईयर ऑफ फॉर्मेशन हम याद कर लेते हैं, क्या है? 1948 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। सेक्टर क्या है? हेल्थ। इंडिया क्या इसका मेंबर है? तो इसका आंसर है यस, इंडिया इज़ अ मेंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच स्टेट्स जॉइंटली रैंक्ड फर्स्ट इन SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 रिलीज बाय नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कौन सा राज्य संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड एवं केरला। स्टेट की बात जान ले, तो स्टेट्स कौन कौन सी हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है? वो है उत्तराखंड और प्लस केरला, ये तो साथ में ही नंबर 1 पे हैं। इसके बाद कौन सी आ जाती है? तमिलनाडु जो है वो सेकंड नंबर पे आ जाती है, और गोवा सेकंड नंबर पे। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड और केरला फर्स्ट नंबर पे जॉइंटली है, ठीक है। तो ये हमें 3 स्टेट्स याद रखने हैं। फिर अगर हम यूटीज़ की बात कर लें, तो यूटीज़ में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है चंडीगढ़ ने, उसके बाद किसने किया है? जम्मू और कश्मीर ने, ठीक है। ये 2 स्टेट्स भी हम याद रखेंगे। और अगर वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स की बात कर लें, तो अगर आप गेस भी करेंगे तो आप सही ही गेस करेंगे। वो कौन सा हो जाएगा वर्स्ट परफॉर्मिंग में? हमारा आ जाएगा बिहार, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बिहार हम बोल रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो SDG गोल्स ये जो इंडेक्स है इसमें ये निकल के आया है कि ज़्यादातर स्टेट्स ने अच्छा ही परफॉर्म किया है और सब इम्प्रूवमेंट, सब पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ख़राब दिशा में भी जा रहा है। और सबसे ज़्यादा अच्छे जो गोल्स में हम हासिल कर रहे हैं ग्रोथ, वो कौन सा है? सबसे पहला नो पॉवर्टी है, हम लोग गरीबी हटाने में काफ़ी सफलता प्राप्त कर रहे हैं। और दूसरा कौन सा है? 8th डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी अच्छा है। और क्लाइमेट चेंज में भी हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो नीति आयोग के द्वारा ये इंडेक्स निकाला जाता है। इस क्वेश्चन से हमारे 2 चीज़ें सॉल्व हो रही हैं। पूछा जा सकता है कि SDG इंडिया इंडेक्स कौन निकालता है? तो SDG से ज़्यादातर रिलेटेड नीति आयोग ही रहता है, तो नीति आयोग को हम याद रखना है। स्टेट्स याद रखने हैं, वर्स्ट परफॉर्मिंग, और यूटीज़ में सबसे प्रथम कौन रहा है ये भी याद रखना है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि SDG गोल्स को अचीव करने का टारगेट ईयर कौन सा है? टारगेट ईयर मैं आपको ऑप्शंस दे देती हूँ, 2025, 2035, फिर ले लीजिए 2030 और एक ले लीजिए 2028। इसमें आप बताइएगा मुझे कि कौन सा वो ईयर है जब हमें SDG गोल्स कितने हैं? 17 हैं। तो इनको कब तक हमें अचीव करना है? और यही ये इंडेक्स भी बताता है कि हम कितना आगे बढ़ गए हैं किसी एक गोल को अचीव करने में। नेक्स्ट हम आते हैं गुलबेनकियान प्राइज़ फॉर ह्यूमैनिटी। गुलबेनकियान प्राइज़ फॉर ह्यूमैनिटी 2024 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग। अब इसमें क्या है, ये किसको मिलता है? ये मिलता है ऐसी संगठन या फिर ऐसे लोगों को जो क्लाइमेट चेंज के प्रति काफ़ी काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको रोकने में हम सहायक हो रहे हैं। तो किसको मिला है? आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग को ये मिला है। और किस लिए मिला है? नेचुरल फार्मिंग की अगर हम बात कर लें तो नेचुरल फार्मिंग क्या होती है कि मान लीजिए कि ये खेत है, ठीक है, इसमें कोई हमने सीड का रोपण कर दिया, बीजारोपण कर दिया, और इसमें हम क्या करते हैं? हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब नेचर उस पर, देखिए नेचर सबसे बड़ा इनेबलर होता है ना। नेचर आप चाहें तो ऐसी ही चीज़ें उग जाती हैं, बड़े बड़े जंगल बन जाते हैं, तो हम खेती क्यों नहीं कर सकते? नेचुरल फार्मिंग में किसी भी तरीके की आर्टिफिशियल चीज़ों का उपयोग नहीं होता। आर्टिफिशियल क्या? आप बाहर से कोई इनपुट डालते ही नहीं हो, ठीक है। जैसे हम कोई भी खाद नहीं डालेंगे, हम कोई फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड नहीं डालेंगे, इसीलिए इसको नेचुरल फार्मिंग बोला जाता है कि ये अपने प्राकृतिक तौर पर ये उपजती हैं। इसमें जो भी हम सीड्स डाल रहे हैं जिसकी भी, तो वो नेचुरली ही ग्रो होती हैं, ठीक है। तो इसको इसीलिए ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भी कहा जाता है।
ZBNF भी इसे कहा जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग से ये डिफरेंट होती है, इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग से आप मत कंफ्यूज करिएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे नीम वाला फर्टिलाइज़र हमने यूज़ कर लिया है ना, या फिर हमने काऊ डंग का इस्तेमाल कर लिया, या हम नेचुरल चीज़ों का उसमें उपयोग करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, ना हम टिलिंग करते हैं, टिलिंग भी नहीं करते हैं, मल्चिंग भी नहीं करते हैं, इसको हम बस ऐसे ही यूँ छोड़ देते हैं ग्रो होने के लिए, ताकि जो है जो लैंड है वो अपनी उसकी जितनी ताकत है उसका इस्तेमाल करके ये ग्रो हो। और इससे क्या होता है, जो एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है लैंड का, लैंड में अननेसेसरी हम फर्टिलाइज़र नहीं डालते, केमिकल नहीं डालते हैं, जिसकी वजह से वो और उसकी जो शक्ति होती है, पोटेंशियल होता है, वो ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए इसको नेचुरली ग्रो करने देते हैं। तो गुलबेनकियान प्राइज़ किसको मिला है, आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग को। ठीक है, इन लोगों ने, ये एक टाइप की कम्युनिटी है जिन्होंने नेचुरल फार्मिंग में काफ़ी अच्छा इंकरेजिंग काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, व्हेन इज़ द वर्ल्ड यूथ डे सेलिब्रेटेड। ठीक है, वर्ल्ड यूथ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा 15 जुलाई। इसकी थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है, 2014 में UNGA के द्वारा इसको अनाउंस किया गया था कि अब वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे सेलिब्रेट किया जाएगा, विश्व युवा कौशल दिवस। ठीक है, अब इस बार की थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि है यूथ फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। ये इस बार की थीम है। कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि विश्व वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे की थीम क्या हो जाएगी, तो हमें ये चीज़ याद रखनी है। इसका मतलब ये है कि जो युवा शक्ति है वो कैसे एक पीसफुल एनवायरनमेंट देश में नहीं, पूरे ही वर्ल्ड में किस तरीके से युवा अपना रोल प्ले कर रहा है पीस और डेवलपमेंट में। ठीक है, तो वर्ल्ड स्किल्स डे कब मनाया जाएगा, 15 जुलाई को, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली पास रैशनलाइजेशन ऑफ जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल, शून्य बिजली बिल का युक्तिकरण। अब इसका आंसर क्या होगा, पहले मैं बता देती हूँ, हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश इसका आंसर है। इसका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव ये है कि जो फ्री में सब्सिडीज़ मिलती हैं लोगों को, फ्री में सब्सिडीज़ बहुत मिल जाती हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी इतना 300 यूनिट तक हम फ्री में इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन आप एक चीज़ ये समझिए कि हर तबका जो भी हमारे, फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश में हर तबका जो कि रहता है, उस हर इंसान को, हर फैमिली को ज़रूरत नहीं है कि आप उसको फ्री में बिजली बांट रहे हैं, है ना। कई बार इसका गलत इस्तेमाल भी किया जाता है। जो मीटर होते हैं उनको ऑल्टर कर दिया जाता है, उनको अलग तरीके से उसमें कुछ फ्लॉज ले आते हैं ताकि वो कम बिजली को मापे। तो इस तरीके की चीज़ों को ख़त्म करने के लिए इस तरीके का एक स्कीम या फिर कह सकते हैं इनिशिएटिव लिया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो ये हमें ये याद रखना है ताकि जो भी घर वहाँ पे बने हैं उनका मीटरीकरण हो और वो सारी चीज़ें माप तोल के ही वहाँ पे रैशनलाइजेशन होगा चीज़ों का। ठीक है, तो एक चीज़ हम यहाँ पे और देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश से सटे राज्य कौन से हैं या फिर यूनियन टेरिटरी। ये हो जाएगा लद्दाख। ठीक है, लद्दाख हो गया, ये उत्तराखंड हो गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश से भी एक बहुत ही छोटी सी सीमा साझा करता है हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ पे हो जाएगा यूपी। फिर यहाँ पे हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर हम देखेंगे। फिर पंजाब यहाँ पे देखेंगे, पंजाब भी हिमाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है। फिर यहाँ पे एक हो जाएगा हमारा हरियाणा। ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे स्टेट्स जो कि शेयर करते हैं बाउंड्री। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से किस पुरुष एकल किसने विंबलडन खिताब जीता है पुरुष एकल कैटेगरी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर लिखा हुआ था, चीटिंग मत करिए आप लोग। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्लोस अल्कराज इसका आंसर हो जाएगा। इन्होंने किसको डिफीट किया है, नोवाक जोकोविच को डिफीट किया है। ये भी काफ़ी एक धुरंधर है टेनिस में। तो हम यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्लोस अल्कराज। फिर यहाँ पे एक छोटी सी टेबल है जो हम याद कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बड़े ही विचित्र से नाम भी हैं। ठीक है, तो मेन सिंगल किसने जीता है, अभी हमने ऊपर देखा कार्लोस अल्कराज ने जीता है। वुमेन्स किसने जीता है, बारबोरा ने जीता है। इसको मैं प्रोनाउंस करने की गलती भी नहीं करूँगी क्योंकि मुझे नहीं पता कैसे करते हैं। मिक्स डबल्स में क्या होगा, सीए सू वी और जैन। ठीक है, इन्होंने क्या है मिक्स डबल्स में जीता है मेन। ठीक है, मेन कैटेगरी में। विमेन में कौन है, टेलर टाउनसेंड एंड कटरीना। ठीक है, मेंस डबल्स में कौन जीता है,
सॉरी, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये मिक्स डबल है, इसमें दोनों मेन एंड वेमेन होते हैं, यहाँ पे मेंस डबल है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, पाटन एंड हेलियोवारा। ये टेबल थोड़ा सा आप याद करने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन हम इसे याद करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब विंबलडन की बात आती है ना, विंबलडन काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम्स में, और पिछले टाइम सीजीएल वगैरह में भी काफ़ी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विंबलडन, स्पेशली मैं बोलूँगी तो मेंस और वुमेन्स सिंगल काफ़ी पूछा जाता है, लेकिन हमें ये पूरी टेबल याद करने की कोशिश करनी है क्योंकि हम एक भी नंबर लूज़ नहीं करना चाहते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उत्तराखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट बर्ड गैलरी ओपन की गई है? उत्तराखंड के किस जिले में पहली बर्ड गैलरी खोली जाएगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है देहरादून। ठीक है, देहरादून में क्या है, एक बर्ड गैलरी खोली जाएगी, मैं आपको दिखाती भी हूँ। इस टाइप की गैलरी है, इसमें जितने भी टाइप की चिड़िया है, ठीक है, चाहे वो इंडिया में पाई जाती हो या स्पेशली उत्तराखंड में पाई जाती हो, माइग्रेटरी स्पीशीज़ हो, ठीक है, कई ऐसी बर्ड्स होती हैं ना जो ठंड के टाइम अगर उस देश में बहुत ठंड पड़ रही है तो माइग्रेट करके हो सकता है कि इंडिया में आ जाती हों, तो ऐसी बर्ड्स को माइग्रेटरी बर्ड्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है इस गैलरी में हमें अवेलेबल होगी। बहुत सारे बर्ड एंथुजियास्ट होते हैं जो ऐसी बर्ड्स की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए भी आएंगे और टूरिज़्म भी थोड़ा प्रमोट होगा इससे। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं संविधान हत्या दिवस पर। इस पर एक मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है चैनल पे, मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि ज़रूर से जाके ये वीडियो देखिएगा। इसमें हमने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली टाइप्स ऑफ इमरजेंसी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस की है, टाइप्स ऑफ इमरजेंसी डिस्कस की है, इससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो डिस्कस किए हैं, प्रोविजंस क्या हैं, कहाँ से इमरजेंसी का जो प्रावधान है वो लिया गया है, कौन से देश से लिया गया है, क्या लिया गया है, संविधान हत्या दिवस हम मना क्यों रहे हैं, इसका जो भी बैकग्राउंड है वो सब डिस्कस किया है। 1975 की पूरी कहानी हमने अच्छे से डिस्कस की है, तो मैं आपको बोलूँगी वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा और इसका आंसर भी मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर क्या होगा। 25 जून इसका आंसर होगा। 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा नेशनल इमरजेंसी जो लगाई गई थी उसमें होने वाले जो भी संविधान का दुरुपयोग किया गया है, ऐसा जो गज़ट पेश किया गया है गवर्नमेंट ने, उसमें लिखा है कि जो संविधान के प्रावधानों का दुरुपयोग किया गया है उसको याद रखने के लिए, उसको ये बताने के लिए कि आगे आने वाली जनरेशन्स ऐसा ना करें, ये हम दिन जो है सरकार ने अनाउंस किया है। ठीक है, 25 जून हम याद रखेंगे संविधान हत्या दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि डैश सब इंस्पेक्टर के रूप में नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है। तो पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन है जो सब इंस्पेक्टर के रूप में नियुक्त हुई हैं? उनका नाम है मानवी मधु। ये है मानवी मधु। ये चीज़ जो है वो बहुत इंक्लूसिविटी को प्रमोट करता है। हर तरीके के लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, उनको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, इसलिए ये जो एक कह सकते हैं इनिशिएटिव है या फिर ये जो नियुक्ति है ये उस दिशा में पहला कदम है, इसलिए इसको बहुत ही अप्रिशिएट भी करना चाहिए। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Who has been appointed as the next प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। नेक्स्ट क्या है, ये बार बार ही बनते रहते हैं। तो केपी ओली जो है अभी इनसे पहले पुष्प कमल दहल प्रचंड थे, तो उनका नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके खिलाफ पारित किया गया था, जिसकी वजह से उनकी सरकार जो है गिर गई थी। उसके बाद कौन बने हैं, एक कम्युनिस्ट लीडर हैं जिनका नाम है केपी ओली। ये इनको कहा जाता है कि ये काफ़ी प्रो चाइना लीडर है। प्रो चाइना लीडर हैं, इसकी वजह से इंडिया और नेपाल के भी रिलेशन में काफ़ी जो है खटास आ जाती है। जब पिछली बार भी बने थे तो पिथौरागढ़ के आसपास वाला काला पानी वाला इशू भी आया था, उसको भी अगर आप बोलेंगे तो हम लोग डिटेल में बता सकते हैं कि क्या क्या किस देश, एक ऐसा वीडियो भी आ सकता है जिसमें हम ये डिस्कस कर लें कि किस देश के साथ जो है बाउंड्री विवाद है हमारा, तो ये सीमा विवाद है, ये हम डिस्कस कर सकते हैं एक वीडियो में, उसमें मैं बता दूंगी कि क्या काला पानी इशू है पूरी तरीके से। तो ये काफ़ी ही प्रो चाइना है, कम्युनिस्ट लीडर हैं, तो ऑब्वियसली चाइना के ज़्यादा क्लोज होंगे। तो अब केपी ओली जो है वो नेक्स्ट प्रधानमंत्री बन गए हैं नेपाल के। ये हैं केपी ओली। ठीक है, इन्होंने ये बोला था ना कि राम जो है वो नेपाल से संबंधित हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि कौन सी टीम ने यूरो कप 2024 जीता है। इसका आंसर हो जाएगा स्पेन। ठीक है, फुटबॉल का एक बहुत बड़ा चैम्पियनशिप है। ठीक है, फुटबॉल की एक बहुत बड़ी चैम्पियनशिप है और इसमें कौन विजयी हुआ है, स्पेन हुआ है। डिफीट किसको किया है, इसने डिफीट किया है इंग्लैंड को। ठीक है, और ये 4th टाइटल है स्पेन का, 4था टाइटल है जो जीता है स्पेन ने। ठीक है, इसमें हम इतना ही इसमें याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इन विच कंट्री
टू विच कंट्री द ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय इंडिया, भारत के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल किस देश को पहली बार निर्यात की गई है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिलीपींस हो जाएगा इसका आंसर। ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो भारत और रशिया ने मिलकर बनाई है, ठीक है। और इसके नाम में भी जो है वो ब्रह्मपुत्र आता है, ब्रह्मपुत्र रिवर जो इंडिया से संबंधित है, और मोस्का रिवर जो है वो रशिया से संबंधित है। तो इन्हीं दोनों के नाम पे क्या बना है आंसर, नाम बना है, वो है ब्रह्मोस, ठीक है। इस फिलीपींस को इंडिया ने अभी एक्सपोर्ट की है ये मिसाइल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस लॉन्च्ड ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, निम्नलिखित में से किस बल ने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते शुरू किया है? नन्हे फरिश्ते किसने शुरू किया है? रेलवे पुलिस फोर्स ने शुरू किया है। और ये अभी का शुरू नहीं किया है, ये काफ़ी साल 2018 या 19 में शुरू किया गया था ये ऑपरेशन। और इसमें क्या था कि जो भी बच्चे लावारिस थे या फिर जो मासूम बच्चे खो जाते हैं रेलवे स्टेशन पे, उनको रेस्क्यू करने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका नाम है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। कुछ बच्चे जो हैं वो भीड़ भाड़ के चक्कर में अपने माँ बाप से दूर हो जाते हैं, या फिर कुछ बच्चे जो भीख मांगते हैं, या ऐसे ही छोटे बच्चे, उनको रेस्क्यू करने के लिए ये ऑपरेशन रेलवे पुलिस फोर्स ने शुरू किया था। और ये भी डेटा आया है कि कम से कम मतलब मोर देन 84,000 मतलब 84,000 से भी ज़्यादा बच्चों को इस ऑपरेशन के द्वारा बचाया गया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज इंडियाज़ फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र लॉन्च्ड? जन औषधि केंद्र, निम्नलिखित में से किस देश में भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र खोला गया है? जन औषधि केंद्र में क्या होता है, जो जेनेरिक मेडिसिन होती हैं ना, जेनेरिक मेडिसिन जो होती हैं वो बहुत ही सस्ते दामों में मिलती हैं। तो इसीलिए ताकि जो हेल्थ है उसको इनकरेज किया जाए, हेल्थ को प्रमोट किया, बेटर हेल्थ को प्रमोट किया जाए, इसलिए कहाँ पे ये खोला गया है फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र? मॉरिशस में खोला गया है। तो इसका अभी हाल ही में एस जयशंकर ने इसका अनावरण किया है मॉरिशस में, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि लोगों को कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन मिल सके और पब्लिक हेल्थ केयर को प्रमोट किया जा सके, इसलिए मॉरिशस में। वैसे भी इंडिया को फार्मा ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि आपने कोविड-19 में भी देखा होगा कि इंडिया ने फ्री में कितनी ही दवाइयाँ अपने आस पड़ोस के देशों को, दूर दराज के देशों को भेजी थी मुफ्त में। तो इसीलिए इंडिया को फार्मास्यूटिकल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि जयशंकर जी हैं जो वो इनॉग्रेट कर रहे हैं मॉरिशस में प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स प्राइम मिनिस्टर हैज़ लॉन्च इंडियाज लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट अर्बन टनल प्रोजेक्ट? निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री ने भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग परियोजना का शुभारंभ किया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ठाणे से लेके बोरीवली तक ये क्या है? देश की सबसे लंबी शहरी सुरंग है, जिसकी लंबाई कितनी है? 11.8 किलोमीटर या 11.8 किलोमीटर की होगी, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी जाएगा, मुझे लगता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आप इसको काउंट कर सकते हैं। तो क्या हमें याद रखना है कि भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग परियोजना कौन से स्टेट में है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। किसने लॉन्च किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया है, ये देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ जाता है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉन्चिंग प्रोजेक्ट अस्मिता? ठीक है, प्रोजेक्ट अस्मिता को उद्देश्य पूछ रहा है इसमें, टू इंक्रीज द ग्रॉस एनरोलमेंट, encourage AI learning, to encourage girl education, increase the availability of educational resource। तो इसका आंसर हो जाता है डी। अस्मिता में क्या किया जा रहा है कि ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें जितनी भी किताबें हैं, ठीक है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जितनी भी रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं उनको हर भाषा में उपलब्ध कराना इसका एक ऑब्जेक्टिव है, कि ताकि अगर कोई कन्नड़ का भी स्टूडेंट है तो वो साइंस जो है, ठीक है, साइंस जैसे सब्जेक्ट जो आम तौर पर इंग्लिश में ही अवेलेबल होते हैं, तो उनको उनकी अपनी भाषा में मतलब कंपाइल करना है, ठीक है। बहुत सारी भाषाएं हमारे देश में पाई जाती हैं, ठीक है, तो इसलिए ये एक अस्मिता प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि व्हेन इज़ द डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये इसका आंसर हो जाता है 17 जुलाई। ये किस दिन मनाया जाता है? जब रोम स्टैच्यूट
रोम स्टैट्यूट का गठन किया गया था, जिसकी वजह से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का गठन हुआ था। उस दिन को हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल जस्टिस डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या इंश्योर करता है कि देश में कोई भी क्राइम हो रहा है, ठीक है, जो कि ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है, उनके खिलाफ कार्यवाही करना इस कोर्ट का वो है, मैंडेट है, ठीक है। तो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 17 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ है? हेग में प्रेजेंट है, हेग, नेदरलैंड्स। आपसे पूछ लेगा लोकेशन कि इंटरनेशनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट कहाँ पे। पूछ लिया जाए अगर कि क्या इंडिया इसका पार्ट है, तो इंडिया इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमें याद रखना है कि इंडिया क्या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का पार्ट है, नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वाघ नख विच वॉज यूज बाय छत्रपति शिवाजी महाराज टू किल विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल्स ऑफ मुगल डायनेस्टी। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पे देना चाहती हूँ, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे देना कि आप इसमें क्या क्वेश्चन, एक तो इसका आंसर देना और ये देना कि कहाँ की म्यूज़ियम से, कौन से देश से ये आ रहा है यहाँ पे इंडिया में वापस, ठीक है। ये आपका होमवर्क हो जाएगा। और आज के लिए हमारी ये देख सकते हैं, वाघ नख है, एक तरीके का ये वेपन था, छत्रपति शिवाजी महाराज इसको यूज़ करते थे, ठीक है, अपने दुश्मनों पे वार करने के लिए। तो आज हम अपनी ये सेशन जो है वो यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं आपको बोलूँगी कि ये बहुत ही, जो करंट अफेयर्स है, बहुत ही डायनेमिक चीज़ होती है और इसको हमें हमेशा इसके आसपास ही रहना चाहिए, ताकि हम जब हमारा एग्ज़ाम आए तो हम ये बोल सकें कि हाँ भाई ये हमने पढ़ा है और इसका आंसर हम सही टिक करके आएंगे। तो इसलिए आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं और फिर से हम अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद।